नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय होगा आज का हमारा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण। यहाँ पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करते हैं तो आज भी बिहार एक पिछड़े राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है और इसे भारत के बीमारू राज्य के रूप में भी इंगित किया जाता है। तो आखिर इसका मूल कारण क्या है? क्यों बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है? जबकि यदि हम लोग बात करें 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के 5 सबसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में बिहार का भी नाम एक आता था। तो आज ऐसा क्या हो गया जिसके परिणाम स्वरूप बिहार जो है आर्थिक रूप से पिछड़ गया है? तो ये तो हो गया पिछड़ेपन का कारण। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं उसके ऊपर नजर डालेंगे और साथ ही हम लोग अपने सुझाव देंगे कि आखिर इस पिछड़ेपन से निपटने के लिए सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो यार ध्यान रखिएगा, यह जो सेशन होने वाला है न केवल 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए अपितु आने वाली 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज हम लोग ये सेशन प्रारंभ करते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पर सबसे पहले हम लोग नजर डालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा फैक्ट्स दिए हैं आप लोगों को, फैक्ट्स एंड फिगर दोनों देने का मैंने प्रयास किया है ताकि आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग फैक्ट्स को अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बिहार क्या है, तो गंगा के दोआब में, यहाँ ध्यान रखिएगा, गंगा के मध्यवर्ती मैदान में स्थित है और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है गंगा, जिसे हम लोग गंगा के मैदान के रूप में जानते हैं, यह काफी ज्यादा उपजाऊ है। संपूर्ण विश्व के उपजाऊ मैदानों में से एक इसे माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं दक्षिण बिहार का हिस्सा जो हमारा झारखंड से लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ एक मात्रा में खनिज संसाधनों की भी उपलब्धता विद्यमान है। इन दो प्रमुख संसाधनों या प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण आज भी हम लोग देखते हैं कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें हालिया बिहार सरकार की जातीय जनगणना रिपोर्ट की, तो उसमें बताया गया है कि बिहार में 34% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है गरीबी का यह जो आंकड़ा है यह 6,000 रुपए मासिक आय वाले परिवारों तक का है। ध्यान रखिएगा, जिस परिवार की मासिक आय 6,000 रुपए तक की है सभी को इसमें शामिल किया गया है और उनकी कुल संख्या बताई गई है बिहार की कुल जनसंख्या का 34%। वहीं यदि हम लोग बिहार के विकास दर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023-24 का आर्थिक समीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो बिहार का आर्थिक विकास दर जो है ये 14.47% था और भारत के विकास दर के मामले की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत में चौथा स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो रोजगार के अवसरों का अभाव, अब विकास दर इतना बढ़िया रहने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसरों की काफी कमी है। तो इसीलिए हम लोग बराबर देखते हैं कि बिहार के जो श्रमिक है वो दूसरे राज्यों में कार्य करने के लिए पलायन कर जाते हैं, या तो बिहार में उन्हें उचित मुआवजा या उचित नौकरी नहीं मिल पाती है या उस नौकरी के बदले उचित वेतन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप बिहार से लगातार पलायन की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि बिहार के श्रम बल में कौशल विकास की काफी ज्यादा कमी है और यह कौशल विकास की कमी पलायन के इस कष्ट और दर्द को और अधिक ज्यादा बढ़ा देती है। बिहार की इसी परिस्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आखिर बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसीलिए लोग पलायन करके यहाँ से खेती बाड़ी छोड़ करके, अपना गृह छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर और विवश हो चले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है। तो सबसे बड़ा समस्या है बिहार में बाढ़ की समस्या। ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल 40 जिले हैं और 40 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित है और सर्वाधिक प्रभावित इलाका हमारा उत्तरी बिहार का इलाका है जिसमें 15 जिले गंभीर रूप से बाढ़ से ग्रसित हैं। और न केवल बाढ़ की समस्या अपितु बिहार के कई जिले जल भराव या जल जमाव की समस्या से भी काफी ज्यादा जूझ रहे हैं और लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है आज भी जल जमाव की समस्या से बिहार में ग्रसित है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार दोनों को लेकर के ये आंकड़ा है।
वहीं हम लोग बात करेंगे भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी क्षेत्रों में बाढ़ आती है उसमें बिहार का हिस्सा 17.2% है। बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है ये ध्यान रखिएगा। भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 17.2% हिस्सा जो है वो बिहार में आता है। और भारत में बाढ़ की कुल क्षति का अगर हम लोग बात करें तो भारत में हुई कुल क्षति का लगभग 12% अकेले बिहार में होता है। और देश के बाढ़ प्रभावित जनसंख्या में 21% हिस्सा बिहार प्रदेश के निवासियों का है। ये ध्यान में रखना है हमें। अब यदि हम लोग उपरोक्त आंकड़ों की जो हम लोग बात करते हैं तो प्रतिवर्ष बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप मकान, फसल, मवेशी और जीवन की लगातार क्षति होती है, जिससे कि भरपाई करना आर्थिक रूप से बहुत ही मुश्किल या कठिन हो जाता है। अब इस डायग्राम की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर बनाने का एक सीधा सा सिंपल औचित्य है इसका कि बिहार में बाढ़ की समस्या के कारण क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और एक दूसरे से आपस में सभी का अंतर संबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाढ़ की, तो बाढ़ से कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लगभग 40 से 47% जो लोग हैं बिहार के, वो कृषि कार्य में संलग्न है। ये ध्यान रखिएगा, 46 से 47% लोग हैं। तो कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी आ जाएगी क्योंकि बाढ़ के कारण कृषि कार्य नहीं हो सकता और जल भराव का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समस्या है। जब रोजगार नहीं होगा तो हमारे पास में पैसा नहीं होगा और पैसा नहीं रहने पर जो हमारी क्रय शक्ति क्षमता होगी वो काफी ज्यादा निम्न हो जाएगी। और जैसे ही क्रय शक्ति क्षमता निम्न होगी तो जो हमारा 2400 कैलोरी उपभोग की क्षमता है उसमें ह्रास हो जाएगा, यानी गरीबी रेखा से लोग नीचे जीवन यापन करने लगेंगे। और इसी का परिणाम है कि 34% बिहार की आबादी या बिहार की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। और जब गरीबी रेखा के नीचे निवास करेगी तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हो जाएगा हमारा आर्थिक बदहाली के रूप में देखते हैं। और यही आर्थिक बदहाली हमें बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में दर्शाती है, ये ध्यान रखना है हमें। अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कृषि के बदहाली की। आखिर बिहार में कृषि की बदहाली या कृषि की इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी यह कृषि है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो बिहार की कुल कृषि भूमि का 73.06% या 2/3 भाग जो है वो बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। और आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो 68.80 लाख हेक्टेयर जो भूमि है बिहार में कृषि भूमि, वह बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। और यदि हम लोग बात करें भूमि सुधार और हरित क्रांति, जिसे कि भारत में काफी प्रचारित और प्रसारित किया गया, तो भूमि सुधार और हरित क्रांति का भारत में न्यूनतम या लगभग हम लोग कह लें कि नगण्य प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अन्य तथ्य ध्यान रखेंगे हम लोग कि बिहार में छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता है और इनकी संख्या लगभग 97% है। यानी अगर हम लोग बात करें कि बिहार में जोतों का औसत आकार कितना है तो 0.39 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यहाँ पर जोत उपलब्ध है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बिहार में जो जोतों का विखंडन या उप विखंडन है वो कितना ज्यादा हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो बिहार के 2% व्यक्ति के पास बिहार के कुल कृषि योग्य भूमि का 21% हिस्सा है, जो बिहार की सामाजिक असमानता को भी दर्शाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे कि बिहार में कृषिगत उत्पादन, तो बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी काफी कम है। अगर अन्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि बिहार में अन्न की उत्पादकता का जो औसत है वो 2779 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं हम लोग हरित क्रांति से प्रभावित या हरित क्रांति के लाभों को प्राप्त करने वाला सबसे प्रमुख राज्य पंजाब की जब हम लोग बात करते हैं तो पंजाब का कितना है 3484 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अन्न की उत्पादकता है। तो इतना विशाल अंतर हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है। लगभग 700 केजी प्रति हेक्टेयर का यहाँ पर अंतर हम लोग बिहार और पंजाब के अन्न उत्पादन में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे बिहार में सिंचाई सुविधा का काफी ज्यादा अभाव है और केवल 49% भूमि पर ही सिंचाई सुविधा का विकास हो पाया है आज के दिन में। इसीलिए हम लोगों ने एक सेशन किया था बिहार में नदी को जोड़ने की जो परियोजना लाई गई है तो उसे किस प्रकार से कोसी और मेची नदी को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, जिससे कि सिंचाई सुविधा के विकास की बात उसके अंतर्गत कही गई है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ऊर्जा या बिजली का अभाव।
अब यदि हम लोग बात करें वर्तमान समय की, तो ऊर्जा या बिजली आर्थिक विकास का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है। यदि बिजली ही नहीं रहेगी तो हम लोग उत्पादन किस प्रकार से करेंगे? तो बिहार में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता की यदि हम लोग बात करें तो ये 9,760 मेगावाट है, और ये जो आंकड़ा है आपका 31 अक्टूबर 2023 तक का है, ये ध्यान में रखिएगा। वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 329 किलोवाट प्रति आवर की है। वहीं राष्ट्रीय औसत की जब हम लोग बात करते हैं तो 1331 किलोवाट पर आवर की है, और ये 2022-23 का आंकड़ा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख ले तो अंतर हमें 1000 किलोवाट का दिखाई दे रहा है। सरकार भले ही बोल ले कि हम लोग 24 घंटे या 21 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में और 22 से 23 घंटे शहरी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के मामले में ये राष्ट्रीय औसत से काफी 3 गुना लगभग नीचे है। तो यह भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं चौथी बात करेंगे औद्योगिक पिछड़ापन की। तो स्वतंत्रता के समय यदि हम लोग बात करते हैं तो बिहार भारत के 5 औद्योगिक राज्यों में शामिल था। उस समय बिहार में चीनी, सीमेंट, इस्पात, कागज और जूट उद्योग विद्यमान थे, परंतु कालांतर में हम लोग देखते हैं कि इन सभी उद्योगों का ह्रास होता है। इनका ये जो उद्योग थे ये नष्ट प्राय हो जाते हैं। वहीं 2000 की बात करेंगे, जब बिहार का विभाजन होता है, झारखंड और बिहार का विभाजन किया गया, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि बिहार में 3% बृहद और केवल 4% खनिज शेष बचता है। बाकी जो भी उद्योग और खनिज संसाधन थे वो झारखंड के हिस्से में चला जाता है और बिहार के हिस्से में केवल कृषि भूमि रह जाती है। लेकिन फिर भी जो भी उद्योग बिहार में एग्जिस्ट कर रहे थे उस समय, उसमें से भी अधिकांश उद्योग आने वाले भविष्य में वो सभी नष्ट हो जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग चीनी उद्योग को शामिल कर सकते हैं। तो बिहार की अगर बात करेंगे तो कुल 28 चीनी मिल है, और इन 28 चीनी मिलों में से केवल 9 चीनी मिलें ही चालू अवस्था में है और वर्तमान में उनकी स्थिति जर्जर बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो चर्म उद्योग, कागज उद्योग, रेशम उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग वित्तीय अभाव एवं तकनीकी पिछड़ापन के कारण जर्जर अवस्था में है या वह बंद हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग बिहार में आधारभूत संरचनाओं के अभाव की। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर्स का उपयोग करेंगे जिसमें हम लोग सड़क और रेलवे लाइन का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। रेलवे लाइन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो बिहार में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 7663 किलोमीटर है, और रेल रूट की बात करेंगे तो बिहार देश में 8वें नंबर पर है। वहीं प्रति व्यक्ति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग का जो घनत्व है वो 39.6 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वहीं प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई की बात करेंगे तो ये 4.9 किलोमीटर है, जो संपूर्ण देश में सबसे कम है। और हम लोग जानते हैं कि अवसंरचना या बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कोई भी उद्योग किसी राज्य में स्थापित नहीं हो सकता है। और परिवहन के लिए भारत में स्थलीय रूप में अगर हम लोग देखें तो रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क घनत्व की बात करेंगे तो प्रति लाख आबादी पर ग्रामीण इलाकों में यह 4.86 किलोमीटर है, वहीं शहरी इलाकों में 0.91 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत में बिहार 10वें स्थान पर है, और कुल लंबाई के मामले की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8वें स्थान पर है, और पथ घनत्व के मामले में इसका स्थान तीसरा है। तो इन आंकड़ों के आधार पर यदि हम लोग देखें तो बिहार में बुनियादी सुविधाओं का या अवसंरचनाओं का अभाव देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन सामने दिखाई देता है। साथ ही साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% की है। और यदि हम लोग भारत के साथ में इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह काफी ज्यादा कम है। और वस्तुतः अगर हम लोग बोले तो बिहार की साक्षरता दर भारतीय राज्यों के साक्षरता दर में सबसे कम है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे है। वहीं स्वास्थ्य की स्थिति की बात करेंगे तो स्वास्थ्य की दशा भी बिहार में अत्यंत शोचनीय है, और वर्तमान समय में यदि अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या की अगर बात करें तो यह काफी कम है। इसे हम लोग एक फैक्ट से समझ सकते हैं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है ये 15 प्रति हजार है। ये 2022 का आपका डाटा है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं वित्तीय संस्थाओं की बिहार में काफी कमी है, और बिहार में वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण
साख के प्रवाह में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और बिना साख या ऋण के कोई भी उद्योग को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी वित्त की सुविधा होगी वो बैंकों या नॉन बैंकिंग कंपनीज के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाता है। देश के कुल बैंक शाखाओं की बात करेंगे तो इसमें बिहार का हिस्सा 4.8% है, जबकि देश की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 8.6%, ये ठीक इसका दोगुना होता है। वहीं मार्च 2025 की बात करेंगे तो मार्च 2025 से बिहार में केवल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही काम करेंगे, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ऋण जमा अनुपात को भी अगर हम लोग गौर करें तो बिहार में सभी प्रकार के बैंक हो, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो या ग्रामीण बैंक हो या सहकारी बैंक हो, उनमें ऋण जमा अनुपात जो है यह मात्र 37.4% का है। और ऋण जमा अनुपात क्या होता है, तो उस जमा के अनुपात में कितना ऋण उस प्रदेश में दिया गया है यह हमारा ऋण जमा अनुपात से पता चलता है। यदि यह कम है तो इसका अर्थ है कि उस देश में उपभोक्ताओं के द्वारा जो भी पैसा अपने बैंक या सेविंग्स अकाउंट्स में या फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत रखे जाते हैं वह दूसरे राज्यों को ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर लोन्स वगैरह उन राज्यों में दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस ऋण जमा अनुपात में जो सर्वाधिक अनुपात है वह सहकारी बैंक का है, और सहकारी बैंक अपने कुल जमा यानी 100 रुपीज का 124.8% जो है वह ऋण उपलब्ध करवाती है। उसके पश्चात ग्रामीण बैंकों का है 50.3% और फिर व्यावसायिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक का स्थान आता है जो 100 रुपए में से केवल 35 पैसा ही बिहार के निवासियों को लोन या ऋण के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। सातवां सबसे महत्वपूर्ण कारण है निम्न प्रति व्यक्ति आय और गरीबी के दुष्चक्र की। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के स्थिर 21-22 में स्थिर मूल्य पर 30,779 रुपए थी, और इसी अवधि के दौरान यदि हम लोग राष्ट्रीय औसत की बात करते हैं तो वह 91,481 रुपए थी, जो कि बिहार से 3 गुना अधिक है। और यदि किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय अति निम्न है तो वहां पर बचत दर जो होगी वह काफी कम हो जाएगी। बचत दर कम रहने पर जो पूंजी निर्माण होगा वह काफी कम होगा, और जब पूंजी निर्माण कम होगा तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो निवेश होगा वह निवेश कम होगा, और पुनः हम लोग देखेंगे कि जब निवेश कम होगा तो प्रॉफिट भी काफी कम होगा। फिर से बचत दर पे हम लोग आगे आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि निम्न प्रति व्यक्ति आय के कारण कम निवेश बिहार के लोग कर पाते हैं। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह राष्ट्रीय औसत आय का मात्र 33.7% या केवल 1/3 है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे कि यह जो निम्न प्रति व्यक्ति आय के कारण एक गरीबी के दुष्चक्र का सामना बिहार को करना पड़ रहा है, जिसे हम लोग रैगनर नक्स के गरीबी के दुष्चक्र की धारणा के अनुसार समझ सकते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जिसे रैगनर नक्स ने दिया था, इन्होंने कहा कि निम्न प्रति व्यक्ति आय जो है वह निम्न बचत की ओर ले जाती है, निम्न बचत जो है वह निम्न विनियोग के ऊपर ले जाती है, और निम्न विनियोग निम्न पूंजी निर्माण के इधर हमें पहुंचाएगी, और निम्न पूंजी निर्माण होगा तो हम लोग निवेश कम कर पाएंगे बस, और अंततः हमारा जो निम्न प्रति व्यक्ति आय है वह लगातार बना रहेगा। गरीबी के दुष्चक्र के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं इस डायग्राम के साथ में। अब बात करेंगे कि बिहार का आर्थिक विकास दर की, तो ध्यान रखिएगा लगातार पिछले 10 सालों से बिहार की जो आर्थिक विकास दर है वो भारत में सर्वाधिक बनी हुई है। अगर हम लोग 2022-23 की भी बात करेंगे तो स्थिर मूल्यों पर बिहार की विकास दर 10.64% थी, जो भारत में उच्चतम बनी हुई है। वहीं जीएसडीपी की बात करेंगे तो इसका औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 5.4% है, यह ध्यान रखिएगा। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2011-12 से केवल 5.4% स्थिर है, और इसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग प्रत्येक साल देख रहे हैं विकास दर, उससे आधी विकास दर हमें प्राप्त हो पा रही है। वहीं 2011-12 से लेकर के 2022-23 की अवधि के मध्य बिहार की औसत वार्षिक वृद्धि दर ये 3.4% की स्थिर कीमतों पर, ये ध्यान रखिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर साल बाई साल हम लोग देख रहे हैं तो 10% के दोहरे अंक में बिहार जो है अपना वृद्धि दर प्राप्त कर रहा है, लेकिन औसत वृद्धि दर पिछले 10 सालों का देखते हैं तो वह केवल 3.4% ही बनता है, जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और यह दर्शाता है कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना को यदि हम लोग देखें तो जीएसबीए देखें अगर हम लोग 2022-23 में, तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 20%, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी
20% और 60% हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बिहार में विनिर्माण क्षेत्र को छोड़ करके, जो कि रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र होता है, उसको छोड़ करके यहाँ पर सीधा सर्विसेज को ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर रोजगार के अवसरों में काफी कमी है। केवल पढ़े लिखे लोगों को, व्हाइट कॉलर जो है, रोजगार प्राप्त हो पाता है और रोजगार की मात्रा काफी कम होती है सर्विसेज में। इसीलिए हम लोग देखें अगर, तो बिहार की अर्थव्यवस्था को हम लोग रोजगार विहीन समृद्धि दर, बिहार की वृद्धि दर को हम लोग रोजगार विहीन समृद्धि या वृद्धि दर के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। वैसी समृद्धि दर जिसमें वृद्धि तो हो रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त मूल्यवर्धन या जीवीए की जब हम लोग बात करते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मूल्यवर्धन हमारा 6.7% है, प्राथमिक क्षेत्र में 6.8% है हमारा, द्वितीय क्षेत्र में और 13% है हमारा सर्विसेज में। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो बिहार की अर्थव्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि ग्रोथ तो दिखाई देता है लेकिन रोजगार के सुनिश्चित अवसर या रोजगार के अवसर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार यदि हम लोग समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिहार के आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है, परंतु अलग अलग क्षेत्रवार रूप में अगर हम लोग देखें तो यह वृद्धि दर भारत में काफी अत्यंत कम है। इस प्रकार हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था उपर्युक्त मूलभूत कारणों से आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है और उपर्युक्त समस्याओं का जो निराकरण है वह बिहार को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसारित किया जा सकता है इन समस्याओं से या इन चुनौतियों से निपटने के उपरांत। और पिछले 5 वर्षों के दौरान यदि हम लोग केंद्र और राज्य सरकार ने इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें प्रमुख क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 चीज याद रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के द्वारा जमींदारी को उन्मूलित किया गया बिहार में 1952 ईस्वी में, 1952 से इसे लागू किया गया है। वहीं चकबंदी अधिनियम की बात करते हैं तो 1956 में जोतों की चकबंदी कर दी गई और एक भूमि सीमा बांध दी गई। जोत सीमा बंदी अधिनियम 1961 के द्वारा बिहार में भूमि हदबंदी की गई कि एक व्यक्ति के पास में कितनी भूमि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि बंदरबाट हुआ, लोगों ने अपने अच्छे भूमि के टुकड़े या जो उपजाऊ जमीन के टुकड़े थे उन्हें अपने नाम या अपने संबंधियों के नाम कर दिया और जो अपयुक्त बंजर जमीन थी उन्हें सरकार को सौंप दिया गया। वहीं बिहार में माइक्रो इरिगेशन से संबंधित विभिन्न योजनाएं लॉन्च की गई हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लॉन्च किया है और इस राष्ट्रीय बागवानी मिशन में बिहार के 16 जिलों को शामिल किया गया और रेस्ट 22 जिलों को बिहार सरकार ने अपनी बदौलत राज्य बागवानी मिशन का संचालन वहां पे कर रही है। वहीं बिहार में कृषि को बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि की बात की गई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो जोतों की संख्या निम्न और सीमांत जोतों की संख्या सर्वाधिक है और इसीलिए सहकारी कृषि की यहाँ पर बात की जा रही है। वहीं मिट्टी की उर्वरता शक्ति की जांच करने के लिए कि मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, किसकी अत्यधिक मात्रा है, उसकी जांच करने के लिए प्रत्येक प्रखंड स्तर पर बिहार सरकार ने मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की है और इसके माध्यम से खेतों में पोषक तत्वों का निर्धारण या ज्ञान किया जाता है। वहीं बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कल्चर का व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जो बिहार सरकार के द्वारा ही निर्धारित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना और मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना बिहार में चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य किसान आयोग एवं भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया है। जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया और हम लोगों ने जानते हैं कि गंगा नदी के दोनों किनारों पर और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह बिहार सरकार का अपना एक कार्यक्रम है। वहीं कृषि की बात करेंगे तो कृषि में उत्पादन के उपरांत विपणन के क्षेत्र में स्वतंत्र कृषि बाजारों की स्थापना का प्रयास बिहार सरकार ने किया है। साथ ही साथ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, जिसे हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं, आत्मा के द्वारा किसान संगठनों के माध्यम से कृषि तकनीकी का हस्तांतरण, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कृषि उत्पादों का विपणन एवं कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवहार पर बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि बिहार में किसानों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जो बेहतर काम कर रहे हैं जो किसान, उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे किसान सम्मान योजना के तहत प्रखंड स्तर पर किसानी श्री की उपाधि प्रदान की जाती है और प्रखंड स्तर पर इस प्रकार के उपाधि प्राप्तकर्ता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं जिला स्तर पर एक किसान को किसान भूषण की उपाधि दी जा रही है और उन्हें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए
प्रदान किए जा रहे हैं। और राज्य स्तर की जब हम लोग बात करते हैं तो एक किसान को किसान रत्न की उपाधि दी जाती है प्रत्येक वर्ष, और उसे 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता बिहार सरकार के माध्यम से दी जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा कि आधुनिक सिंचाई विधियों का भी उपयोग किसानों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मांग आधारित स्प्रिंकलर सिंचाई योजना की शुरुआत बिहार में की गई है। साथ ही साथ कृषि इनपुट के तहत फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान भी बिहार सरकार ने किया है और इंद्रधनुष क्रांति पर बल दिया है। साथ ही औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन को समाप्ति करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लाई गई, फिर इसके बाद 2022 लाई गई। अनुबंध कृषि हो गया, बिहार स्टार्टअप नीति 2017 हो गया। 4 विभिन्न अवधियों में 4 रोड मैप लाया गया और वर्तमान समय में बिहार में कृषि रोड मैप 4 जो कि 2023 से 2028 5 वर्षों के लिए लाई गई है, वह लागू कर दी गई है और इसे 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री 7 निश्चय कार्यक्रम आदि के द्वारा बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ ध्यान रखना है हमें कि बिहार सरकार द्वारा सामाजिक विकास के साथ साथ बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर अपने उपाय दे सकते हैं कि आखिर बिहार के आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए हम लोग किस प्रकार के उपाय अपना सकते हैं। तो चूंकि हम लोग जो भी चीजें डेटा है ये हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं पूर्व में ही कि आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, 34% जो आबादी है तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो ये सब सारी चीजें हो गई। अब किन उपायों को अपना करके हम लोग बिहार की इस आर्थिक पिछड़ेपन की दशा को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समस्या आई थी बिहार में बाढ़ की समस्या। तो ध्यान रखिएगा कि इससे निजात पाने के लिए सरकार को 2 प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे, एक तात्कालिक एक दीर्घकालिक उपाय। तो अभी वर्तमान समय की जब हम लोग बात करेंगे तो अभी हम लोग तात्कालिक उपाय भी अपनाएंगे और दीर्घकालिक। तात्कालिक उपाय की जब हम लोग बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की मेड़बंदी या बांधों का पुनर्निर्माण, बाढ़ के पानी को शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय हमें अपनाने होंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो भी तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय हम लोग अपनाएंगे वो प्रकृति उनकी कैसी हो, स्थायी हो, ताकि बार बार एक ही कार्य को करने से बचा जाए। इससे हमारा वित्तीय हानि भी रुक जाएगा। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि उत्पादन और उत्पादकता, विशेष रूप से उत्पादकता में हम लोग पंजाब से काफी पीछे हैं फसलों या अन्न के उत्पादन में। तो पंजाब की तर्ज पर बिहार में हरित क्रांति को लाना चाहिए, या तो केंद्र सरकार के समर्थन से या स्वयं बिहार सरकार के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए ताकि बिहार में भी हरित क्रांति का प्रभाव पड़े। और विशेष रूप से हरित क्रांति के नकारात्मक परिणामों को जब हम लोग देखते हैं विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में, तो उन परिणामों को देख करके सिक्किम की तरह हमें जैविक कृषि को अपनाना चाहिए और इसे किसानों के मध्य लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए और इस संबंध में सरकार को नीति प्रदान करनी चाहिए, नीति बनानी चाहिए, चाहे वो प्रोत्साहन वित्त के रूप में हो या किसी अन्य रूप में। वहीं बिहार में ऊर्जा की अनुपलब्धता है, इसे देखते हुए हम लोगों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को बिहार में ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ वगैरह प्रदान करना चाहिए। साथ ही हम लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ पर हम लोग खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का उद्योग लगाना चाहिए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमें देखना चाहिए कि बिहार के मार्केट में मूल डिमांड क्या है, उस डिमांड के आधार पर ही हमें उद्योग की स्थापना करनी चाहिए ताकि स्थानीय रूप से हम उसे हम लोग बेच सके। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हम लोग जब उद्योग की अवस्थापना के संबंध में बेवर के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कारक दिए गए हैं कि उद्योग की स्थापना कहाँ पे करनी चाहिए। तो यहाँ पर बाजार के निकट भी उद्योग को स्थापित करने की बात कही गई। तो बिहार एक उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का बाजार है, तो इस प्रकार के उद्योग की स्थापना वहां पे हम लोग कर सकते हैं। बिहार में चीनी उद्योग है, लेकिन ये चीनी मिल मृत प्राय हो चुका है, केवल 9 चीनी मिल ही कार्यरत है। तो बाकी बचे सभी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास सरकार के द्वारा करना चाहिए और विशेष रूप से इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या फिर निजी उद्यमियों के माध्यम से इसे पुनर्जीवन दिया जा सकता है। बिहार में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है और इस अभाव को दूर करने के लिए सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर करके काम करना होगा और साथ ही साथ स्वयं के वित्तीय साधनों से भी बिहार के अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना होगा। साथ में घाटे में चल रहे जो भी राज्य के लोक उपक्रम या पब्लिक कंपनियां हैं
उनका विनिवेशीकरण करना चाहिए या कंप्लीट रूप से उसे निजीकरण कर देना चाहिए, ताकि निजी हाथों में सौंप करके उसे बेहतर आउटपुट निकाला जा सके। बिहार में साख का प्रवाह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऋण का जो मुद्दा है। तो साख के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार को सहकारी बैंकों का पुनः गारंटर बनना चाहिए और सहकारी बैंकों की व्यवस्था को लोकतांत्रिक करके उन्हें लाल फीताशाही और अफसरशाही से समाप्त या इसे मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए शुद्ध विनियोग में वृद्धि करना चाहिए, यानी शुद्ध जो भी खर्च कर रहा है सरकार तो उसमें वृद्धि करना चाहिए और राज्य के शुद्ध विनियोग में वृद्धि हो तो केंद्र के द्वारा बिहार राज्य को अधिक धन सहायता के रूप में तथा अल्प ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए बिहार सरकार को जब भी मौका मिले, जिस भी मंच पर, चाहे वित्त आयोग के मंच पे हो या जीएसटी के मंच पर हो, सभी जगह पे इस मुद्दे को उठाना चाहिए। वहीं राज्य के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास राज्य सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिए। साथ ही साथ भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बिहार के लिए प्रतिपादित 10 सूत्री कार्यक्रम योजना को अमल में लाने हेतु बल देना चाहिए। तो इन उपायों को अपना करके हम लोग बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं और इन सब कार्यों के संपादन हेतु दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और जन सहभागिता के सहयोग की आवश्यकता होगी, जिससे बिहार एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल करके विकसित राज्य बन जाएगा और एक बार फिर से ऐतिहासिक मगध साम्राज्य की भांति भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2030 में अचीव किए जाने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो अंत में आप लोग एसडीजी गोल्स का भी वर्णन कर सकते हैं, निर्धनता, शिक्षा वगैरह आदि का आप लोग मूल चीजें यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन से संबंधित सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन से आप लोग उपयोगी और लाभदायक जानकारियां प्राप्त कर ली होगी। तो आज के इस सेशन के इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।